भूतिया खूनी पंजा। सुगंधा अपनी विधवा बहू निशा और बेटी रिया के साथ अपने एक छोटे से घर में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन गर्मी ज्यादा होती है, ऊपर से लाइट भी चली जाती है, जिस वजह से वे सब बाहर की ठंडी हवा खाने के लिए घर से बाहर जाते हैं। रात भी ज्यादा थी और अंधेरा भी। वे सब बाहर घूम ही रहे होते हैं कि तभी पास के कब्रिस्तान से एक खूनी पंजा बाहर निकलता है और वे सुगंधा के परिवार के पास जाता है। तभी निशा को लगता है जैसे उसके पास कोई है और वे जोर से चिल्लाती है। अपनी बहू को डरा हुआ देख सुगंधा निशा से बोलती है, बहू क्या हुआ? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? माँ जी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ। यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। माँ, भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे भी यहाँ कुछ महसूस हुआ। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम सब घर चलते हैं। वैसे भी यहाँ पास में ही कब्रिस्तान है, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। अब इस तरह से सुगंधा अपनी बहू और बेटी के साथ घर जाती है और वे सब खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ खूनी पंजा जमीन पर रेंगते हुए निशा के कमरे में जाता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है। जैसे ही खूनी पंजा निशा के पैरों को पकड़ता है, निशा की आंखें खुल जाती है और वे एक बार फिर से जोर से चिल्लाती है, माँ जी जल्दी से यहाँ आइए। निशा की आवाज सुनकर रिया की भी आंखें खुल जाती है और वे अपनी माँ सुगंधा के साथ अपनी भाभी के कमरे में जाती है और अपनी भाभी से बोलती है, क्या हुआ भाभी, आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ बहू, बता क्या हुआ? तू बहुत डरी हुई लग रही है। माँ जी, मैं सो रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ के खींचा। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे हमारे इस घर में हमारे अलावा भी कोई है। भाभी, लगता है फिर से आपने कोई डरावनी मूवी देखी है और वही देखकर आप सो गई, क्योंकि अक्सर आप ऐसा ही करती हो। आप भूतिया मूवी देखकर सो जाती हो और फिर रात में हमें उठाती हो। मुझे लगता है रिया बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, तूने जरूर कोई सपना देखा होगा। अच्छा, अब तू आराम से सो जा, सुबह भी होने वाली है। इतना बोलकर सुगंधा और रिया वहाँ से चले जाते हैं और निशा सो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। तभी एक दिन सुगंधा के स्वर्गवासी बेटे अरुण का दोस्त संतोष उसके घर आता है, जहाँ वे निशा को देखकर सुगंधा से बोलता है, माँ जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। संतोष बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा अरुण जैसा प्यार किया है। मेरे लिए तुम और अरुण एक ही बराबर हो। आज भले ही मेरा अरुण मेरे साथ नहीं है, पर मैं तुम्हारी परछाई में उसे देखती हूँ। इसलिए मुझे कुछ भी बोलने से पहले सोचा मत करो और अपने दिल की बात बस बोल दिया करो। बताओ, तुम क्या बोलना चाहते हो? माँ जी, अरुण की शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ था और ये सब हो गया। बेचारी भाभी, आखिर इन सब में भाभी का क्या कसूर था? तुम क्या बोलना चाहते हो बेटा, साफ साफ कहो। माँ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाभी की अभी उम्र ही क्या है, उनके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। आप भाभी की शादी कहीं और करवा दीजिए। पर एक विधवा से कौन करेगा शादी? मैं करूँगा भाभी से शादी। माँ जी, आप मुझे अपना बेटा मानती है ना, तो आप मुझे अपने बेटे होने का फर्ज निभा लेने दीजिए। पर बेटा, अगर निशा इस शादी के लिए नहीं मानी तो? माँ जी, अगर आप कहेंगी तो भाभी कभी मना नहीं कर पाएगी। आप एक बार सोचना जरूर, भाभी के सामने अभी पूरी लाइफ पड़ी है। इतना बोलकर संतोष वहाँ से चला जाता है और सुगंधा निशा को शादी करने के लिए तैयार कर लेती है। बहुत जल्द सुगंधा निशा की शादी संतोष से पक्की करवा देती है। अब देखते ही देखते शादी का दिन पास आने लगता है और हल्दी वाली रात को जब सब अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तब जोर से हवा चलती है और रिया के कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाती है। कुछ देर बाद रिया का शरीर भी हवा में उड़ने लगता है। तभी वहाँ सुगंधा आ जाती है और वे ये सब अपनी आंखों से देख लेती है और तुरंत अपनी फैमिली पंडित को फोन करके घर बुलाती है। पंडित के घर आने के बाद पंडित जी रिया के कमरे को लाल अभिमंत्रित सिंदूर से बांध देता है और एक छोटी सी पूजा करते हुए रिया से बोलता है, कौन है तू और क्या चाहता है? आखिर तूने इस मासूम बच्ची के शरीर पर कब्जा क्यों किया है? मैं अरुण हूँ, इस घर का बेटा, और मैं यह शादी रोकने के लिए आया हूँ। पर क्यों? पर बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू तो अपनी बीवी से कितना प्यार करता था, क्या तू नहीं चाहता कि वे खुश रहे? माँ, तूने सही कहा था, मैं इस डायन से बहुत प्यार करता था। इसी का फायदा इस डायन ने उठाया। ये बीवी तो मेरी थी,
पर इसने बीवी होने का अधिकार किसी और को दे दिया, यानी कि मेरे दोस्त संतोष को। माँ जी, ये सब झूठ है। मुझे लगता है रिया के शरीर पे किसी और का साया है। झूठ में नहीं, तू बोल रही है। मुझसे शादी करने के बाद इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था, और जब मैंने इसे बोला कि संतोष या मुझ में से किसी एक को चुन, तो इसने संतोष को चुना। और मेरा खूनी कोई और नहीं माँ, तेरी बहू है। इसने अपने आशिक के साथ मिलकर मेरी हत्या की, मुझे जमीन में जिंदा दफना दिया। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मेरे हाथ कब्र से बाहर आए, पर इसने मेरे पंजों को काट दिया। बस तब तो मेरा शरीर कब्र में दफन हो गया, और मेरा पंजा आज भी इसका गला दबाने के लिए जिंदा है। और जब तक मैं इसकी जान नहीं ले लूंगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। सारी सच्चाई सुनकर सुगंधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और कुछ देर बाद अरुण की आत्मा शांत हो जाती है, जिसके बाद रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, भैया बहुत दर्द में है, उनका साथ दो, उनके खूनी को सजा दिलवाने के लिए। मैं अपने बेटे के साथ हूँ। पंडित जी, मेरे बेटे को उसकी मौत का बदला लेने दो। मेरी बहू ने मेरे बेटे और मेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया है, इसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है सुगंधा। अरुण बेटा, अब तुम आजाद हो। तुम अपनी मौत का बदला अपने कातिलों से ले सकते हो। अब तुझे कौन बचाएगा निशा? अब तुम दोनों की मौत पक्की है। मेरे जिस पंजे को काट कर तुमने फेंक दिया था, आज वही पंजा तुम दोनों की जान लेगा। नहीं अरुण, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी बीबी हूँ। पंडित अरुण को आजाद कर देता है, जिसके बाद अरुण अपनी बहन का शरीर छोड़कर एक खूनी पंजे के रूप में बाहर निकलता है। निशा भूतिया खूनी पंजे से अपनी जान की भीख मांगती है, पर अरुण उसे माफ नहीं करता, और वे खूनी पंजा रेंगता हुआ निशा के पास जाता है और उसकी गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर देता है। कुछ देर बाद वही खूनी पंजा संतोष के घर जाता है, और वे उसे भी मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद अरुण की आत्मा को भी शांति मिल जाती है, और खूनी पंजा अपनी जगह पर यानी कि अरुण की लाश के पास जाकर दफन हो जाता है। जिसके बाद सुगंधा पुरानी यादों को छोड़कर अपनी बेटी के साथ उस घर को छोड़ देती है और नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है।